मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने भगत सिंह पर एक किताब लिखी है, द मार्टियर, भगत सिंह एक्सपेरिमेंट्स इन रिवॉल्यूशन। इसमें उन्होंने भगत सिंह के परिवार के कुछ बचे खुचे लोगों से बातचीत कर उनके बारे में लिखा है। फांसी से पहले जब आखिरी बार भगत सिंह का परिवार उनसे मिलने के लिए आया तो क्या क्या हुआ उस कमरे में। बड़ा मार्मिक है वो प्रसंग। बात उस रोज की है जब भगत सिंह से आखिरी बार मिलने उनका परिवार जेल आया था। सुखदेव और राजगुरु जो उनके साथी थे, उनके साथ ही मिलकर उन्होंने बम फेंका था असेंबली में। तो सुखदेव और राजगुरु ने पहले ही भगत सिंह को बता दिया था कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार तो है नहीं और ना ही उन्हें किसी के आने की उम्मीद है कि कोई आखिरी बार उनसे मिलने आएगा। ये जानकर भगत सिंह थोड़े दुखी थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किसी के परिवार के सदस्य उस समय दूर रहें जब वो मृत्यु से पहले अपने ही खून से मिलने का आखिरी मौका मिले उसे। लेकिन भगत सिंह के लिए तो परिवार ऊर्जा का स्रोत था। वो छांव की तरह भी था, जहां उसे एक ठहराव मिलता था, एक तरह से शरण स्थली भी था। उन्होंने शुरुआती कुछ ही साल घर पर बिताए थे, फिर भी उन्हें अपने रिश्तेदारों से बड़ी करीबी महसूस होती थी। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि मां से मिलकर भगत सिंह अभिभूत हो गए, जैसे रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ की छांव मिल गई हो। हालांकि उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर कहा था कि वो जब मिलने आए उनसे आखिरी बार तो मां को साथ न लाएं, लेकिन मां नहीं मानी। मां थी, नहीं मानी। डिप्टी जेलर अकबर खान पिछली मुलाकात में मां के रोने के बावजूद उनकी मुलाकात का समय बढ़ाता रहा था। उसको बड़ी हमदर्दी थी आजादी के दीवानों से। तो एक तरह से उस खान बहादुर ने ऊपर से मिले निर्देशों का उल्लंघन ही किया। भगत सिंह ने देखा कि उनके दादा अर्जुन सिंह, जिन्होंने उन्हें भगत का नाम दिया था और उन्हें प्यार से भगतू कहकर बुलाते थे, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी दिख रहे थे, असामान्य रूप से दुखी। उनके पिता किशन सिंह की लंबी सफेद दाढ़ी कहीं कहीं उनके आंसुओं से भीगकर चमक रही थी। उनका छोटा भाई कुलबीर अपने गाल पोंछ रहा था क्योंकि आंसू गाल तक ढुलक आए थे। सबसे छोटा 10 साल का कुलतार सिसक रहा था। मां का दुपट्टा गीला हो चुका था। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। तीनों बहनें अमर कौर, सुमित्रा कौर और शकुंतला कौर बस टूटने की कगार पर थीं जैसे। भगत सिंह चाहते थे कि परिवार से उनकी आखिरी मुलाकात खुशियों से भरी हो, जिन्हें वो फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए याद करें। तो परिवार को दुख में डूबा देखकर वो चिंतित हो गए। वो समझ सकते थे कि परिवार को एहसास तो है कि वो बहुत जल्दी ही अपने बेटे को खो देंगे, यानी भगत सिंह को खो देंगे। उन्हें इस क्षति का एहसास होगा, लेकिन भगत सिंह ये भी सोच रहे थे कि परिवार को ये भी पता होना चाहिए था कि उनके द्वारा चुने गए रास्ते पर मृत्यु अवश्यम भावी, मौत आनी ही आनी। उन्होंने परिवार से विनती की कि उनके जाने के बाद वो सब मिलजुल कर रहें और उनके न रहने पर हुए दुख को साहसपूर्वक सहें। वो खास तौर पर अपनी मां के लिए चिंतित थे, जो अपने पिता के विपरीत आमतौर पर अपने दुख को रोक नहीं पाती थी। भगत सिंह सोच रहे थे कि उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं। उन्होंने विदेशी शासकों को देश से खदेड़ने के लिए हथियार ही तो उठाए थे, तो उन्हें क्यों रोना चाहिए? बात सही भी है। वैसे किसी को भी क्यों रोना चाहिए? किसी को भी दूसरों का गुलाम बनाने का अधिकार तो है नहीं। अंग्रेज भारत में उतने ही अवांछित थे जितने फ्रांसीसी, पुर्तगाली या कोई अन्य ताकतें। मुगल, जहां भी उनका शासन था, स्वतंत्रता तो अविभाज्य थी। वो न केवल भारत बल्कि दुनिया के सभी गुलाम देशों को स्वतंत्र देखना चाहते थे। भगत सिंह, कोई भी देश दूसरे पर शासन क्यों करे भला? यह भगत सिंह की सोच थी। भगत सिंह उन सभी लोगों के खिलाफ थे जो दूसरे लोगों का शोषण करते थे। उनका ख्याल था कि स्वतंत्रता खुद क्रांति थी। क्रांति बम या पिस्तौल का पंथ नहीं थी, न ही वो
कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध की तरह थी। इसका उद्देश्य व्यवस्था को बदलना था ताकि पराधीन स्वतंत्र हो सके। तो बचपन में उनकी माँ उन्हें उनके जन्म स्थान वापस ले आई थी, जहां उन्होंने बचपना लॉयलपुर के पास अपने गांव बंगा में बिताया था, जहां वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ धूल भरी गलियों में घूमते थे, खेलते थे। उन्हें याद था कि कैसे वो हर बात पर अपने पिता से अंतहीन बहस करते थे, व्यवस्था को लेकर, देश को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर। एक माँ ही थी जो बेटे और पिता के बीच मतभेदों को सुलझाती थी। कभी कभी दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, फिर माँ बीच में आती थी जज बनकर। भगत सिंह पर माँ का गहरा प्रभाव था। जब उनके पिता ने उनकी शादी पर जोर दिया तो वो घर से चले गए थे रूठ कर, तो माँ ने ही उन्हें घर लौटने के लिए राजी किया था। अपने पिता को लिखे एक पत्र में उन्होंने तर्क दिया था कि उनका जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए ही है। तो माँ को दुख में डूबा देखा तो भगत सिंह चिंतित हो गए। भगत सिंह खास तौर पर अपनी माँ के लिए चिंतित हो गए कि जो अपने पिता के विपरीत थी उनके, आमतौर पर वो अपने दुख को अपने अंदर ही दबाए रखती थी। ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई भी दे रहा था, जिस चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां आ गई हो। माँ ने प्यार से भगत सिंह के सिर पर हाथ फेरा। उनके कंधे पर बिखरे काले बाल, उन पर बड़ी देर तक माँ हाथ फेराती रही। भगत सिंह को याद आया कि जब उन्होंने अपने बालों को काट दिया था तो माँ बहुत दुखी थी, लेकिन अभी माँ उन्हें दुलारते हुए उनके लंबे केश सहला रही थी, जैसे भगतू 1 साल का बच्चा हो। फिर माँ ने भगत सिंह से कहा, भगतू, मरना एक दिन सबको है, लेकिन सबसे अच्छी मौत वो है जिसे दुनिया संजोए। माँ ने उनसे कहा कि जब वो फांसी के तख्ते पर खड़े हों तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। भगत सिंह ने नोटिस किया कि माँ की निगाहें उनके चेहरे पर बरबस टिकी हैं, मानो वो उनके हर हाव भाव को संजोकर रखना चाहती हैं। भगत सिंह को लगा कि उनकी फांसी के बाद उसका दुख, माँ का दुख, बेकाबू हो जाएगा। वो उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहते देर तक देखते रहे। फिर धीमे से कहा, माँ, अगर तुम रोती रहोगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि फांसी पर चढ़ते वक्त भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया उस कमरे में। लंबे मौन के बाद जब पिता ने भगत सिंह को बताया कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर इन तीनों युवकों को फांसी देनी है तो कराची में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन से पहले ही दी जानी चाहिए, तो भगत सिंह ने पूछा, कराची अधिवेशन कब है? उनके पिता ने कहा, इसी महीने मार्च के अंत में। भगत सिंह ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है। गर्मियां आ रही हैं, कोठरी में तपने से मर जाना बेहतर है। लोग कहते थे कि मरने के बाद बेहतर जीवन मिलता है। भगत सिंह ने कहा, मैं भारत में पुनर्जन्म लूंगा, शायद मुझे एक बार फिर अंग्रेजों का सामना करना पड़े। मेरे देश को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। मुलाकाती कराने वाले सिपाही चरत सिंह ने उन्हें संकेत कर दिया कि मुलाकात यानी बैठक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। भगत सिंह उठे, परिवार के लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चल पड़े। माँ की आंखों से ओझल होने से पहले वो थोड़ा सा फिर रुके, पीछे पलटे, माँ की आंखों में देखा और फिर तेजी से कमरे के बाहर निकल गए।